हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। इस वीडियो में मैं बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक शेयर कर रही हूँ, जिसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दी बफन ने 1749 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे पुच्छल तारा परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की संकल्पना प्रचलित है। एक है मोनेस्टिक द्वैतवादी संकल्पना। इस परिकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। द्वैतवादी संकल्पनाओं में निम्नलिखित संकल्पनाएं प्रमुख हैं। द्वैतवादी ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है, इसलिए इस परियोजना को बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट में निम्नलिखित संकल्पनाएं प्रमुख है। नंबर 1, कांट गैसियस हाइपोथेसिस और लाप्लास के निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। उल्का पिंड परिकल्पना, जो लोकेर की है, 1999 में प्रस्तुत की थी। कांट की गैसियस हाइपोथेसिस। कांट जर्मन दार्शनिक थे। 1755 में इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित गैसियस हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। इनके अनुसार एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से, यानी एक नेबुला थी जो बहुत ही गर्म और गतिशील थी, उस निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिसके शीतलन से, यानी वो जो छल्ले थे वो धीरे धीरे ठंडे हुए, जिनके शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का प्रयोग किया, क्योंकि ये सिद्धांत कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। आगे है नेक्स्ट। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1796 ईस्वी में बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला। देखिए, कांट और लाप्लास की हाइपोथेसिस में मेन डिफरेंट यही है कि उन्होंने ये बताया कि निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जबकि लाप्लास ये बता रहे हैं कि नहीं, छल्ले तो निहारिका से पहले ही थे, जो कई छल्लों में विभाजित हो गए और ये छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लग गए। बाद में इन्हीं के शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। परंतु इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को एक ही दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन शनि, बृहस्पति के उपग्रह विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से मानी जाती है।
इसलिए इस परियोजना को बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इससे संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी और लास्ट है नोवा हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु संकल्पना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1905 में किया था। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय नीहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य के पास कोई अन्य विशाल तारा पहुंचा, क्योंकि ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये इमेजिन है, यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट के अनुसार ये है कि पहले से संत था, उनके आसपास कोई एक विशाल तारा, तो उनकी आकर्षण शक्ति के कारण, यानी एक विशाल तारा पहुंचा सूर्य के पास और उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हुए। यही कण आपस में मिलकर ग्रहों के निर्माण का कारण बने। जो आज भी अपने प्लेनेट पर हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस पाई जाती है, वही गैस सन पर भी है। इसलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट मानने का आधार भी यही था कि सेम गैस वहां पर भी है और जो प्लेनेट पर भी मिलेगी। टाइडल हाइपोथेसिस नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ये हाइपोथेसिस आपके सिलेबस में दी है और बाकी सारे का इंट्रोडक्शन बताना भी मुझे जरूरी था, इसलिए मैंने शेयर किया है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने 1990 में किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले थे जेम्स जीन्स, 1999 में किया था। इसके अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। बात सेम है ग्रहणों में और ज्वारी में, लेकिन सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्वेलन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया, यानी एक ज्वारीय पदार्थ निकला जिसका नाम इन्होंने फिलामेंट दिया और वो सूर्य से निकला था और वो ही तारे के आकर्षण के कारण तथा बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। यही परिकल्पना ग्रहों एवं उपग्रहों के क्रम, आकार, संरचना की व्याख्या करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द्वैत तारक, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक H.N. रसेल थे। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी तथा ग्रहों के कोणीय संवेग की व्याख्या करने में समर्थ है। नेक्स्ट है इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, जो भी वर्तमान में प्रचलित भी है। इस परिकल्पना को 1943 में रूसी वैज्ञानिक ओटो शिम्ड ने दिया था। ध्यान रखना है, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले थे रूसी वैज्ञानिक ओटो शिम्ड ने 1943 में दी थी। इसके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी जाती है। जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, तब उसने अपने आकर्षण शक्ति से
कुछ गैस, मेघ व धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल के कणों से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। किंतु यह सिद्धांत ये बताने में असमर्थ रहा है कि सूर्य ने गैस व धूल के कणों को आकर्षित कैसे किया। अब आते हैं नोवा हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के प्रतिपादक फ्रेड होयल लिटिलटन थे। उन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स में 1939 में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए परिकल्पना प्रस्तुत की। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें से सबसे ज्यादा आपको टाइडल फोर्स का टाइडल हाइपोथेसिस ज्वारीय परिकल्पना है, यही इम्पोर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप ध्यान रखें, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना जो टाइडल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानी जाती है, वो 1999 में दी थी और बहुत सरल है। सूर्यमंडल का निर्माण सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। सूर्य के निकट इस तारे के आने से बहुत सरल है कि सूर्य के निकट एक तारा था, सूर्य के निकट आया और आकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्वेलन के कारण यानी ज्वारीय पदार्थ निकला, जिसको हम फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। फिलामेंट के रूप में खिंच गया, बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार, संरचना की व्याख्या करती है। धन्यवाद।